आई एम रेखा वर्मा फ्रॉम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश। आ, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर यूरिया के एक्सेसिव यूज के बारे में। जैसे कि भी मैम ने बताया कि जो हमारे बहुत सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो एक्सेसिव यूरिया के यूज की वजह से जो मेन प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसमें दो तीन पॉइंट ऐड और करना चाहती थी। एक्चुअली जो यूरिया हमारा है वो हाईली वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है। दैट मीन्स कि इस ये जितना ज्यादा वाटर सॉल्युबल है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये हमारे ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। इससे वाटर पॉल्यूशन जो सबसे ज्यादा हो रहा है वो जिस फर्टिलाइजर से सबसे ज्यादा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है वो हमारा यूरिया ही है। क्योंकि ये क्या है, वो हाईली वाटर सॉल्युबल है, जिसकी वजह से ये पानी में घुल के हमारे जो वाटर बॉडीज है उनमें जा रहा है। और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम ये तब क्रिएट कर रहा है जब लीचिंग होकर ये ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। ग्राउंड वाटर जो अब तक का सबसे सेफेस्ट हम लोग वाटर मानते थे, अब ये वो भी पॉल्यूट हो रहा है किसकी वजह, यूरिया की वजह से। ठीक है। और दूसरा जो इसका इसकी एक्सेसिव यूज की वजह से जो दूसरा इसका दुष्प्रभाव है जो हमारा क्रॉप्स में हो रहा है वो हो रहा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जा रही है। ये हमारी सॉइल में हो रही है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी, उसकी वजह से ये प्लांट में जो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए हमारे फूड प्रोडक्ट की, वो क्वालिटी हमारी फूड प्रोडक्ट नहीं मेंटेन, हमारे किसी भी फूड में वो क्वालिटी ही नहीं है जो हमें कुछ 10-20 साल पहले जो होती थी, वो क्वालिटी अब बिल्कुल भी खत्म हो चुकी है। ठीक है। ये चीज तो आप लोगों ने खुद ही नोटिस किया होगा हर जगह पे। जैसे मतलब कॉमनली अगर हम बोले तो एक टाइम पे हमें कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अभी जो जैसे नॉर्मल एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल आपने देखा होगा कि जैसे पहले होता था कि घर में ही आराम से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, बच्चे पैदा हो जा रहे थे, कोई ज्यादा इसमें भी कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। और आज के टाइम पे आप देख लो, हेल्थ ये की कंडीशन ये है कि अब आप सोच नहीं सकते कि घर में डिलीवरी हो जाए और वो नॉर्मल हो जाए, बिल्कुल सेफ सेफ हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हमारी बॉडी में हो चुकी है कि अब बॉडी उस चीज को बेयर ही नहीं कर सकती है। विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन हम कुछ कर ही नहीं पाते। अब वो सारी चीजें हम अपने डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं कि हमें कितनी ज्यादा हमें जरूरत पड़ रही है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कितनी कमी हमारे अंदर हो गई है। ये किसकी वजह से हुई है? क्योंकि पौधों में कमी हो गई है। और पौधों में कमी किसकी वजह से हुई है? क्योंकि सॉइल में कमी हो गई है। अब ये और ये अब जो इसका रूट कॉज है वो हमारा क्या है? इम्बेलेंस फर्टिलाइजेशन, जो हम एक्स्ट्रा नाइट्रोजन नाइट्रोजन एनपीके पे ही डिपेंड हो गए, ये उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है। और अगर हम चलो यहाँ पे हम अपनी हेल्थ की बात ना करें, सिर्फ अगर वेजिटेटिव ग्रोथ की ही बात करें, जो कि हमारा जो नाइट्रोजन है यूरिया, ये हमारा सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ के ही लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स में। ये हमारा ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से हमारी जैसे दूसरी चीजें हैं, जैसे प्लांट्स में या एनिमल्स में दो टाइप के मेटाबॉलिज्म होते हैं, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। एज यू नो, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म वो है जो आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ, जैसे अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो हमारी सेल्स ग्रोथ, बॉडी की जो ग्रोथ है, उस चीज को जो प्रमोट कर रहा है वो हमारी प्राइमरी मेटाबॉलिज्म है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी डेवलप हो रही है, बॉडी बिल्डिंग हो रही है। ठीक है। और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म की जब हम बात करते हैं तो वो चीज होती है जब हमारी प्राइमरी मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो जाती है बॉडी में, उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, बॉडी डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म होती है वो स्टार्ट होती है। वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी बॉडी में, जैसे कहना चाहिए, सॉरी, जो डिफरेंट चीजें होती है, जैसे बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना, बॉडी में रोगों से लड़ने की जो हमारी क्षमता है उसको डेवलप करना, वो सारी चीजें जो डेवलप होती हैं ये हमारी सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म है। सेम हम प्लांट्स में अगर बात करें तो जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म होती है वो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो एंटीऑक्सीडेंट है, उनकी जो अरोमा है, उनकी जो टेस्ट है, ये सारी चीजें जो निकल कर आ रही है, ये आती है हमारी सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म जो होती है उसकी वजह से। लेकिन जो हमारा यूरिया है वो प्लांट में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेटाबॉलिज्म को इतना इंक्रीज कर देता है कि जरूर हम हमारा जो प्लांट है उसमें सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं पाता है। तो उसकी वजह से क्या है, जो प्लांट के सेकेंडरी न्यूट्रि जो हमें प्लांट से सेकेंडरी बेनिफिट्स जो मिल रहे थे, जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे, वो हमें नहीं मिल पाते। हमें क्या होता है कि अच्छा खासा हमारा जो कॉर्न का साइज है वो बहुत अच्छा होगा, उसमें जो सीड्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन क्या है कि उनमें जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो उस लेवल के नहीं हो पाते, बिकॉज ऑफ दिस इम्बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन।
और इसकी वजह से जो हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ जो बहुत एक्सेसिव हो जाती है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। अगर हम एग्जांपल लूँ मेज क्रॉप का, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मेज क्रॉप में क्या होता है कि हमारे जैसे मेल फ्लावर है, टसल जो टॉप पे होता है प्लांट के, जो फीमेल फ्लावर है जिसको हम कॉर्न बोलते हैं, वो उससे थोड़ा नीचे होता है, ठीक है। उन दोनों के बीच का जो गैप है वो कुछ स्पेसिफिक गैप होता है, ठीक है। अगर हमने क्या किया, इसमें यूरिया हमने बहुत ज्यादा अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, प्लांट की हाइट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, जो हमारा फीमेल फ्लावर है वो इतना नीचे रह जाएगा कॉर्न, और जो हमारा मेल फ्लावर है टसल, वो इतनी हाइट पे पहुंच जाएगा, जो उससे जो पॉलिनेशन होना होगा वो प्रॉपर पॉलिनेशन ही नहीं हो पाएगा। तो वहां पे हमारी क्या होगी, कॉर्न की जो उसमें दाना बनना है वो भी नहीं बन पाएगा। तो इस चीज के बहुत ज्यादा नुकसान है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम जो यूज कर रहे हैं, जो हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, वो हमारे क्रॉप के अकॉर्डिंग हो, सॉइल के अकॉर्डिंग हो। और जैसे कि अभी हमारा ये है, जैसे हमारा अभी रबी सीजन में हमारे यहाँ क्या होता है कि चाहे क्रॉप के फार्मर कोई भी लगा रहा है, लेकिन उसको डालना क्या है, यूरिया डीएपी, यूरिया डीएपी, बस इसी के ऊपर वो डिपेंडेंट है पूरी तरीके से। वो सोच ही नहीं पा रहे कि हमें दूसरी चीजों की भी जरूरत है। उनको अगर आप ऑयल सीड क्रॉप भी ले रहे हैं तो भी उनको डीएपी डालना है। वो नहीं देखते कि उनको सल्फर की भी जरूरत, क्योंकि ऑयल सीड है, अब उसमें ऑयल सिंथेसिस के लिए सल्फर की भी जरूरत होगी, लेकिन वो उस चीज पे शिफ्ट ही नहीं हो पा रहे। जबकि उन्हें कई बार बताया जाता है, हमारे यहाँ जैसे डिपार्टमेंटल गोष्ठियां वगैरह भी होती हैं, बहुत कुछ होता है, कोशिश करते हैं हम लोग, लेकिन किसान को हम फिर भी कन्वे अभी भी नहीं कर पा रहे कि आप अगर आप ऑयल सीड ले रहे हो तो शिफ्ट कर जाओ, डीएपी से एसएसपी पे शिफ्ट हो जाओ, ताकि थोड़ा सा प्लांट को सल्फर भी मिल पाए। बट अभी भी चीजें फेल हो रही है। खैर, उसके लिए कोशिश की जा रही है, डिपार्टमेंटल कोशिशें हो रही हैं पूरी तरीके से। बाकी अभी मैं हैंड ओवर करती हूँ अपने होस्ट के लिए कि वो आगे इसको कंटिन्यू करें। जी मैम, जैसे आपने इस तरफ बात किया है कि लोग केवल यूरिया का ही उपयोग करते हैं, और अक्सर यूरिया का जो यूज है वो इतना ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी यूरिया पे देती है। 1960 में जब यूरिया को यूज करना स्टार्ट किया गया था, उस टाइम पे यूरिया का जो यूज होता था, और तब से लेके जो अब तक का जो यूरिया का कंजम्पशन है, वो ओवर 9000% तक बढ़ चुका है। यूरिया का जो हमारा होता है क्या? 4:2:1, एनपीके का जो हमारा स्पेसिफिक रेशियो होता है सॉइल को, 4:2:1 चाहिए होता है, जो बहुत बुरी तरह बिगड़ चुका है। सबसे ज्यादा यूरिया का जो कंजम्पशन है वो हमारा उत्तर प्रदेश में ही होता है, और उसके बाद मध्य प्रदेश, और फिर कहीं जाके पंजाब। इस तरह से यूरिया का कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैम ने अभी जैसे बोला कि क्योंकि यूरिया की वजह से कई बार ऐसा होता है कि प्लांट में किसी चीज की डेफिशिएंसी है, और उसकी वजह से सपोज सल्फर की डेफिशिएंसी है या किसी और माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से प्लांट कोई ऐसी चीज शो कर रहा है, मतलब वो ग्रोथ नहीं आ पा रही है, ईल्ड नहीं शो हो पा रही है उतनी ज्यादा। तो लोगों को लगता है कि भाई और यूरिया डाले और यूरिया डाले। तो बेसिकली उनकी जो प्रॉब्लम है वो किसी और न्यूट्रिएंट की वजह से है, उसको हम बोलते हैं हिडन हंगर। तो अगर वो वाले न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी रहेगी, तो आप जितना ही यूरिया डालेंगे वो सब फायदा नहीं होगा उसका, वो कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेफिशिएंसी जिसकी वजह से है वो वाली चीज तो आप कंप्लीट कर नहीं पा रहे हैं, और आप यूरिया पे यूरिया डालते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी सॉइल भी खराब हो रही है, आपका पानी भी खराब हो रहा है। पानी और सॉइल के साथ साथ, क्योंकि यूरिया है तो आपकी एयर भी पॉल्यूट होती है, तो एयर पॉल्यूशन में भी हमारा जो नाइट्रोजन है जो नाइट्रेट फॉर्म में चला जाता है। तो इन सब चीजों से हमारा इनका जो है बहुत ज्यादा नुकसान पड़ता है सब चीजों पे। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे क्या क्या चीजें आ जाती हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारा आ जाता है सल्फर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाता है हमारा आयरन। तो इन सब की जो है जरूरत बहुत ज्यादा होती है प्लांट्स को ग्रोथ के लिए, जैसे कि मैम ने अभी बताया। तो हमारे जो काफी सारे जो प्लांट्स हैं, वो कुछ प्लांट्स हमारे शो करते हैं न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी यंगर लीव्स पे, कुछ शो करते हैं हमारे ओल्डर लीव्स पे। तो जो हमारे डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप की होती है। जैसे कि हमारे को नाइट्रोजन की अगर जरूरत है, हमें नाइट्रोजन की जरूरत है ताकि हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर सके, जो भी प्लांट का स्ट्रक्चर है वो चल सके। पर अगर हमारे पास जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि सल्फर जिंक और आयरन हो गया, तो ये लोग एक्चुअली जो मैम ने बोला कि वो काम कराते हैं, तो वो एक इंजन की तरह काम करते हैं। तो अगर हमारे प्लांट को
आगे कुछ और करना है, फ्रूट प्रोड्यूस करने हैं, अरोमा प्रोड्यूस करना है, या फिर उसको और रिप्रोडक्टिव साइकिल में जाना है, तो उन सब के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। खैर, जैसे कि अगर हम बात करें सल्फर की, जैसे मैम ने बोला है, तो सल्फर का मस्टर्ड और वीट की क्वालिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो ऑयल कंटेंट को बढ़ाता है और प्रोटीन को भी बढ़ाता है। अगर हमें देखना है कि अगर हमारे प्लांट में सल्फर की डेफिशिएंसी हो रही है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा कि सल्फर की डेफिशिएंसी जनरली हमारे को जो यंग लीव्स होती हैं उनमें दिखाई देती है। वो लीव्स हमारी येलो हो सकती हैं और थिक हो जाती हैं, फर्म हो जाती हैं। तो इस तरह से हम सल्फर की डेफिशिएंसी को बता सकते हैं। उसी तरह से बाकी जो हमारा जिंक होता है, जिंक का हमें पता है कि राइस में खैरा डिजीज होती है, तो वो जिंक की कमी की वजह से होती है। उसी के साथ साथ नई लीव्स में हमारे को व्हाइट बर्ड्स जैसा फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन की डेफिशिएंसी भी है। और ये सारी चीजें कुछ हमें न्यू लीव्स पे दिखाई देती हैं, कुछ हमें ओल्ड लीव्स पे दिखाई देती हैं। तो ये सारी माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज को हमें जानना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम उन चीजों को अप्लाई कर सकें जिसकी एक्चुअली में पेड़ को जरूरत है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को समझें कि हमें एक्चुअली में किस चीज की जरूरत है पेड़ को। तो उस हम माइक्रो न्यूट्रिएंट को अप्लाई करें, उसको सप्लाई करें हम अब पेड़ में, ताकि यूरिया का जो हम ओवर यूज कर रहे हैं उस चीज से हम बच सके। क्योंकि ज्यादातर फार्मर्स यही करते हैं कि उन्हें लगता है कि अरे कोई परेशानी हो रही है, चलो यूरिया डाल दिया। तो अब यूरिया बार बार आप डालते रहेंगे तो वो परेशानी बढ़ती ही जाएगी, वो कहीं नहीं जाएगी। अच्छा मैम, आप इसमें कुछ बता सकती हैं मैम, आपका सॉइल हेल्थ कार्ड किस तरह से लोग यूज कर सकते हैं और कैसे गवर्नमेंट दे रही है, और उसके रहा है उसका? सॉरी फॉर इंटरप्शन मैम, कैन आई आस्क समथिंग? हाँ प्लीज, अपने क्वेश्चंस आप प्लीज टाइप कर सकते हैं सर। मैम, आई एम अनेबल टू टाइप द क्वेश्चन, कैन आई से समथिंग? ओके प्लीज से, बट अगर आपके और भी क्वेश्चंस होंगे तो फिर वो आप लास्ट के लिए रखिएगा, क्योंकि ये मीटिंग बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की है। खैर, आप पूछ लीजिए अभी, कोई बात नहीं। मैम, इज देयर कोई कॉस्ट इफेक्टिव बर्डन रहेगा फार्मर पे अगर वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ यूरिया? तो इसमें कॉस्ट इफेक्टिव कोई फैक्टर है? ओके, एनीथिंग एल्स? किसी और का कोई सवाल है? हाँ जी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? जैसे कि कॉस्ट की अगर बात करें, तो जो एक्सेसिव अगर यूरिया जो हमारा प्राइमरी फर्टिलाइजर है, हम अगर उनको यूज कर रहे हैं तो उसका भी वो यूजलेस है। वो जो कॉस्ट है वो सिर्फ पानी में जा रही है, उसका कुछ यूज नहीं हो पा रहा है। जो अगर हम एक्सेसिव यूज कर भी रहे हैं तो उसको एक्सेसिव यूज ना करके बैलेंस अगर हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट उतनी इंक्रीज नहीं होगी जितना एक्सेसिवली जब यूज उसकी वजह से जो बढ़ती है कॉस्ट। वही बात है मैम, ये कहना चाह रही हैं कि देखिए, अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट पे 1,000 रुपए एक्स्ट्रा भी डाल रहे हैं ना, और उससे आपको जो ईल्ड मिल रही है, वो ईल्ड आपको ज्यादा ही मिलेगी एज कंपेयर टू जितना आप यूरिया पे लगा रहे हैं। यूरिया में आप जितना पैसा खर्च करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, आपको ईल्ड उतनी मिलेगी ही नहीं। पर अगर आप उतना ही आप किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट को यूज करने में लगाएंगे, आपको उससे ज्यादा ईल्ड मिल जाएगी, क्योंकि आपको ये पता होगा कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो आप यूरिया तो डालते ही जा रहे हैं ना, तो उससे जो आपको नुकसान हो रहा है वो अलग हो रहा है। वो नुकसान आपका बच जाएगा। आप उस नुकसान की जगह अगर आप उन चीजों में लगाएं पैसे जहां पे आपको जरूरत है, तो आपको ईल्ड मिलेगी। तो वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। आर यू क्लियर? यस मैम। ओके मैम, अब आप प्लीज सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में कुछ बताइए। ना, यस। देखिए, सॉइल हेल्थ कार्ड जो स्कीम है हमारी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस की थी 2015 में। ये तब से चल रही है। तो इसका फर्स्ट फेज सेकंड फेज कंप्लीट हो चुका है। थर्ड फेज में क्या है कि इसमें ये सिर्फ सेलेक्टेड विलेजेस में ही चल रही है, हर जगह नहीं है। बाकी जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज था, ये ऑल ओवर द इंडिया चली थी। तो जैसे हमारी फर्स्ट फेज चला था हमारा 2015 से 17 तक, उसके बाद 2017 से 2019 तक सेकेंड फेज,
उसके बाद जो 19 से हमारा चल रहा है एवरी ईयर, ये सिर्फ सेलेक्टेड विलेजेस में होता है, पर ब्लॉक 7 विलेजेस या 8 विलेजेस इस टाइप से चल रहा है, ये अभी भी चल रहा है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। इसमें क्या है कि हमारा जो फर्स्ट फेज चला था उसमें 10 आई थिंक 10.6 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। इसके बाद जो हमारा सेकेंड फेज था उसमें भी 11.6 करोड़ तक जो सॉइल हेल्थ कार्ड थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। फिर अभी जो चल रही है वो हमारा सिर्फ सेलेक्टेड विलेजेस में ही चल रही है। इसमें हमारा 12 पैरामीटर पर सॉइल हेल्थ कार्ड, मतलब सॉइल की जो चेक होती है उसमें लैब में, तो 12 पैरामीटर पर इसकी रिपोर्ट फार्मर्स को दी जाती है, जिसमें होता है हमारा एनपीके एंड एनपीके और सल्फर। ये तो हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की तरह से इनकी जांच की जाती है। उसके बाद जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी होती है जिंक, कार्बन, जिंक और आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन। ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी इनकी भी जांच की जाती है। उसके बाद हमारा जो सॉइल की जो फिजिकल हेल्थ है उसमें हम 3 पैरामीटर उसमें चेक करते हैं, सॉइल पीएच एंड ओसी, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट एंड ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये 12 पैरामीटर हैं जिन पे सॉइल हेल्थ कार्ड जनरेट किया जाता है। इसमें सॉइल के ये 12 पैरामीटर के बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जो जो डिस्ट्रीब्यूशन जितना भी हुआ है उसको सेकेंड फेज में ये कंप्लीट हो चुका था ऑल ओवर इंडिया में। उसके बाद ये सिर्फ उन विलेजेस में कंडक्ट किया गया जहाँ की सॉइल हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो पाई थी। सॉइल हेल्थ कार्ड का जो मेन मोटिव था वो ये था कि सॉइल को जितनी नीड है उतना फर्टिलाइजर रिकमेंड किया जाए और उतना ही फर्टिलाइजर फसल खेतों में डाला जाए, उससे एक्सेसिव ना डाला जाए। तो इसके लिए ये स्कीम का जो मेन मोटिव था वो यही था। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो हमारा कुछ फर्टिलाइजर जो है उनका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो इतना ज्यादा सॉइल में आ रहा है कि उसकी वजह से जो सॉइल की केमिकल कंडीशन तो खराब हो ही रही है, उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो भी खराब हो रही है। सॉइल कॉम्पैक्ट होती जा रही है, सॉइल में सॉल्टीनेस बढ़ती जा रही है, हमारी सॉइल धीरे धीरे अल्कलाइन मोड में जाती जा रही है, शिफ्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर क्योंकि जो फार्मर जो कर रहे हैं, जो एनपीके का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, उसके अलावा वो कुछ और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, उसकी वजह से ये चीजें हो रही है। और हमारे जो फर्टिलाइजर जो गवर्नमेंट सब्सिडी पर दे रही है सिर्फ उन्हीं को यूज करना, उनकी वजह से भी जो सॉइल में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस पे भी काम करता है। सॉइल हेल्थ कार्ड में क्या है, 12 पैरामीटर हम जांच जब करते हैं उसके बाद उसमें रिकमेंडेशन भी दी जाती है। उसमें 3 रिकमेंडेशन दी जाती है, उसमें फर्टिलाइजर अलग अलग दिए जाते हैं कि फार्मर इस हिसाब से फर्टिलाइजर अपनी क्रॉप्स में डाले। बट होता क्या है कि किसान फिर भी उन्हीं फर्टिलाइजर्स की तरफ जाता है जो उन्हें सब्सिडी पर मिल जाते हैं, और उनको उस फर्टिलाइजर से उनको लगता है कि हमारे प्लांट्स में एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है। किसान सिर्फ ये देखता है कि हमारा खेत बिल्कुल हरा होना चाहिए और जो पौधे हैं, फसल है, वो बिल्कुल ऊंची हाइट तक हो और एकदम चमकदार हो। तो ये काम यूरिया बहुत अच्छे से कर लेता है, लेकिन हमें उस हरे भरे पेड़ से क्या लेना देना है? हमें जो अल्टीमेटली चाहिए वो क्या चाहिए? हमें चाहिए उसका प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट पे अगर हम प्रोडक्ट पे कंसर्न होंगे तो उसके लिए हम यूरिया और ये सब चीजें डालेंगे ही नहीं, क्योंकि एक टाइम तक वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए यूरिया चाहिए होता है प्लांट्स को। उसके बाद जो उसकी नीड है, वो जब उसका जो उसको जो अल्टीमेट यील्ड है उसके लिए हमें जो चीज डालनी है, किसान उस पर फोकस नहीं कर पाते। इसी की वजह से जो उसकी खेती की कॉस्ट है वो बढ़ती ही जा रही, लगातार बढ़ती जा रही, और ईल्ड उस हिसाब से बढ़ नहीं रही है। क्योंकि ईल्ड को बढ़ाने के लिए हमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो हमारे बिल्कुल सॉइल्स में अब बहुत कम हो चुके हैं, बिल्कुल रहे ही नहीं है। अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, क्योंकि सॉइल जब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में देखती हूँ तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है जो कि हमारा 1% तक होना चाहिए, ये यहाँ पर लुढ़क कर 0.5% से भी बहुत कम हो गया, कहीं कहीं पे तो 0.2%, 3%। ये ऑर्गेनिक कार्बन की हालत यहाँ मतलब हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी है। तो ये चीजें कंसर्निंग है, इसी के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम हमारी चल रही है। और ये हर डिस्ट्रिक्ट में है, एक लैब, डेडिकेटेड लैब होती है सॉइल इसके लिए, मृदा स्वास्थ्य, सॉरी, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला करके हर डिस्ट्रिक्ट में ये है। तो अगर फार्मर चाहे तो अपना डायरेक्टली सैंपल भी लेके आ सकते हैं, बाकी कृषि विभाग के जो कर्मचारी, क्षेत्रीय कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से भी आते हैं सॉइल सैंपल चेक होने के लिए। तो ये इस स्कीम में ये इसका पूरा
वो है। मैम और आप, इससे इससे जुड़ा हुआ आपको कुछ और अगर जानना हो तो आप प्लीज ठीक है, यू कैन मैं आपको आस्क। पूछना चाह रही थी कि मैम उत्तर प्रदेश में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो सकती है क्या? मतलब नेचुरल फार्मिंग का क्या स्कोप है? किस जैसे आपने बताया कि बहुत ज्यादा सॉइल डिग्रेडेड है, क्या हम उसे नेचुरल फार्मिंग के थ्रू ठीक कर सकते हैं? हाँ हाँ, एक जैसे अभी हमारी एक स्कीम और लॉन्च हुई है यहाँ पे। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है ये, और स्टेट वाइज इसको अलग अलग स्टेट्स में चलाया जा रहा है। हमारे यूपी में भी है ये स्कीम चल रही है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की नाम से है। तो इसमें क्या है, जो हमारी गंगा रिवर है उसके गंगा रिवर के किनारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, टोटल 49 डिस्ट्रिक्ट है जो गंगा रिवर जिनसे होकर निकलती है यूपी में। तो वो 49 डिस्ट्रिक्ट और बाकी कुछ 7 डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड के हैं। तो वहां पर एक नई योजना का नाम है जैसे बुंदेलखंड प्राकृतिक खेती, वहां पर ये चल रही है। इस मत तो कलेक्टिवली हमारे पास 56 डिस्ट्रिक्ट है यूपी में जहाँ पे हम नेचुरल फार्मिंग, अभी हमारी नेचुरल फार्मिंग स्कीम चल रही है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। इसमें है क्या कि इसमें हमारे यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं जो वो क्लस्टर में डिवाइडेड है। हर क्लस्टर में कुछ कृषि सखियों को भी अपॉइंट किया गया। गांव की जो विलेज की जो लोकल महिलाएं हैं उनको एज अ कृषि सखी अपॉइंट किया गया है। उनको कुछ मानदेय दिया जाता है और उनको इनकरेज किया जाता है कि वो अपने विलेज में इस चीज का बढ़ावा दें नेचुरल फार्मिंग के लिए। तो इसमें हमारा सबसे पहला होता है लाइफ स्टॉक रेयरिंग, हम जैसे किसानों को मोटिवेट करते हैं कि अगर आपके पास लाइफ स्टॉक नहीं है, आपके पास पशुधन नहीं है, तो आप किसान भी नहीं है। क्योंकि देखिए, खेती और पशुपालन दोनों साथ साथ चलते हैं, तो ये इसी पर बेस्ड है। और बाकी हम इस पर अभी काम चल रहा है, तो ये अभी इसी साल लॉन्च हुई है योजना। अभी देखते हैं इसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे। फिलहाल तो काम प्रोग्रेस में है ही। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू मैम। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं क्या इसी से रिलेटेड? अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं सर। नो मैम। एनीथिंग एनीथिंग? अच्छा, लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है मैम से, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं कि मैम आप इस वाली स्कीम आपने जो बताई हैं जो भी नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड है, इनमें किस प्रकार की परेशानियां आ रही हैं या कैसे चैलेंजेस आ रहे हैं इनके इम्प्लीमेंटेशन में? इम्प्लीमेंटेशन का भी ऐसा है, हमारे पास जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो यही है कि फार्मर्स के पास एजुकेशन की कमी है, जिसकी वजह से हम जो अपना मैसेज है वो ठीक से कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कुछ भी उन्हें बताया जाता है तो वो चीज जल्दी समझ में किसान उसको कैच नहीं कर पाते। क्यों? उसके कई सारे रीजंस है, हम उन्हें नहीं बता पाते कि मतलब क्वालिटी क्या होती है, फूड क्वालिटी के बारे में। उन्हें ये लगता है कि उनकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। और जब बस वैसे बात उनकी सही भी है, किसान को क्या चाहिए, उनको अपनी खेती से प्रॉफिट चाहिए। और मंडी में वो अपना जो भी उनका प्रोड्यूस है उसको वो बेचने जाएंगे, तो वहां पे जो मंडी में जो आड़ती है कोई भी है, वो उनकी क्वालिटी को नहीं देखता। उसको सिर्फ मतलब है क्वांटिटी, आपका वजन कितना है, आप कितना वहां पर सेल करने के लिए लाए हैं। तो किसान को लगता है कि वो किसान का भी फोकस हमेशा क्वालिटी, वो उस पर क्वांटिटी पर रहता है कि उसकी उपज ज्यादा होनी चाहिए। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें अरोमा है या नहीं, उसमें कुछ और चीज, उसमें कुछ भी एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं। उसको किसान इस चीजों को नहीं ज्यादा माइंड करता है। तो इसकी वजह से चीजें तो दिक्कत कर रही हैं अभी। फिलहाल कोशिश कर रहे हैं कि मैसेज ठीक से कन्वे कर पाए। और नेचुरल फार्मिंग है, इसकी वजह से जो हम उनको इसके जो फायदे हैं वो लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमने उनके लिए बोला है कि आप अपना पूरा, अगर पूरे खेत को नहीं नेचुरल फार्मिंग कर सकते हो तो कम से कम थोड़े से एक रकबे में करके देखो, जो अपनी फैमिली का यूज है उसको करके देखो। कई अभी चीजें चल रही हैं। और बाकी एफपीओ के माध्यम से हम लोग उनको बताते हैं कि आप एफपीओ बनाओ और उसको उसमें जुड़ो, और अपना मंडी से अपना थोड़ा कनेक्शन कम करो, और अपना प्रोड्यूस है जो है उसको अपने हिसाब से उसको सेल कर सकते हो। अपना एफपीओ बनाओ, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। तो बाकी चीजें अभी हम चल रही है, प्रोग्रेस देखते हैं रिजल्ट क्या रहते हैं। ओके, तो आई वुड सजेस्ट कि जितने भी फार्मर्स हैं उनको केवीके से संपर्क करना चाहिए और इन सब चीजों एफपीओस बनाने चाहिए। और उसी के साथ साथ आई गेस जब वो केवीके से संपर्क करेंगे तो उनको कुछ किट्स भी मिल सकती हैं नेचुरल फार्मिंग के लिए, कुछ डेटा भी मिल जाएगा अच्छे से, तो वो सारी कृषि चीजें। विभाग भी इस चीज को प्रोवाइड कराता है।
हाँ जी। फैसिलिटेट करता है कृषि विभाग नेचुरल फार्मिंग के लिए। हमारे पास स्कीम है, बजट है, और हम लोग इस चीज के लिए काम कर रहे हैं अभी अपने जनपद में भी। और बाकी क्योंकि हमारा जनपद है वो भी गंगा नदी के किनारे ही पर बसा हुआ है, तो 49 विलेजेस में, 49 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट हमारा भी है। तो अभी फिलहाल ये जो रिवर साइड डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट है बारे में उन्हीं में चल बता रहा है ये दीजिए, प्रोग्राम। एक बार आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता दीजिए। ये कासगंज डिस्ट्रिक्ट है। ओके। ओके। ओके हम्म। देन, थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे को टाइम दिया और काफी सारी नॉलेज शेयर किया। तो अगली बार हम आपसे दोबारा मिलेंगे। आई होप आप सबने, जितने भी लोगों ने ज्वाइन ओके। किया है, उनको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यस मैम। ओके, थैंक यू ऑल फॉर ओके, ज्वाइनिंग। थैंक यू आपसे।